हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के बारे में। जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा आपको बताया गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इसलिए नाम से हमें पता लगता है कि ये जो चैप्टर है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला केमिकल रिएक्शंस और उनके टाइप्स के बारे में, और दूसरा पार्ट है केमिकल इक्वेशंस जिसमें आप केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। तो आज अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस किन किन प्रकार की होती हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने देखा कि कोई या आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक प्रक्रिया एक वो प्रक्रिया होती है जिसको हम कहीं भी करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है, जो हम विभिन्न प्रकार से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं कुछ आपके साथ पहले डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दिनों में अगर आप दूध को अपना कमरे में किचन में खुला रखा छोड़ देते हैं, यानी कि बर्तन में रखा छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे में रखा छोड़ देते हैं, आप ठंडी प्लेस पर नहीं रखते हैं, तो आप कुछ घंटे बाद देखें तो क्या होगा। मिल्क जो है, दूध जो है आपका चेंज हो जाएगा, या तो फट जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा, या उसका दही जम जाएगी, कर्ड जम जाएगी, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपका जो मिल्क है वो चेंज हो गया, यानी कि इसमें रिएक्शन हो गई। रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। आप जिस एटमॉस्फेयर में आपने मिल्क रखा था उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मिल्क ने केमिकल रिएक्शन करी आपके एटमॉस्फेयर के साथ, और वहाँ पे मिल्क जो है दूसरे सब्सटेंसेस में चेंज हो गया, जिसको हम कर्ड बोल रहे हैं, या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, या वो ख़राब हो गया है। सेकंड एग्जांपल है फूड इज कुक्ड। खाना, भोजन जो है पकाया जाता है, खाना बनाया जाता है, तो उसका भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। आप गैस पे आलू उबालते हैं जैसे, तो उसको टेम्परेचर बढ़ गया, उसे हीट अप मिला तो वो बॉयल हो गया। तो इस तरीके से वहाँ भी क्या हुआ, हीट के साथ रिएक्शन करने पर, हीट के साथ वहाँ पे आपके आलू जो हैं या कोई भी सब्जी जो है वो रिएक्शन कर गई, और उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ गए, रिएक्शंस हो गए। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम भोजन लेते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के कुछ समय बाद हमारा भोजन जो है, खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। वो किस वजह से होता है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पे नीचे दी गई है। ए केमिकल रिएक्शन इज व्हेन सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई भी सब्सटेंस को जो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ए केमिकल रिएक्शन इज व्हेन सब्सटेंस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस। जब कोई भी एक सब्सटेंस नए सब्सटेंस में, नई फॉर्म में, नए सब्सटेंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जब कोई भी एक सब्सटेंस नए सब्सटेंस में चेंज होता है, कोई भी एक सब्सटेंस कुछ बदलाव अपने अंदर कुछ बदलाव करके नया सब्सटेंस बनाता है,
तो उस बदलाव के होने की वजह से ही या उस प्रक्रिया को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। एटम्स रीअरेंज टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। उस प्रक्रिया में होता क्या है, उस केमिकल रिएक्शन में होता क्या, जो एटम्स हैं सब्सटेंसेस के, वो आपस में टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से या बहुत सारे कारणों की वजह से जो एटम्स हैं सब्सटेंस के वो रीअरेंज हो जाते हैं, और उनके रीअरेंज होने की वजह से नया प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात आती है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर जनरल लाइफ में होने वाले सब्सटेंसेस को अगर हम देखें तो उनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बेकिंग एक केक को जब बनाया जाता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन ही होती है। रस्ट फॉर्मिंग ऑन मेटल, किसी भी मेटलिक सब्सटेंस पर जो रस्ट जम जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, वो गल जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ का पार्ट ऑफ फायर बर्निंग। ये सभी क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जो हम देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और किस तरीके से, किस प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि कुछ तरीके हैं जहाँ से हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हम तो की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो जब ये चीज़ें हम देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया है, करके बताया है, ऑब्जर्व करने के तरीके बताए हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये भी देखना हो किन किन स्टेट्स में, किन किन तरीक़ों से हम उन चीज़ों को केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो चेंजेस किए जा रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है आपकी, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन केमिकल रिएक्शंस ऑकर। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो 4 चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिक्विड है यानी कि वाटर है, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर बहुत ही ज़्यादा है तो लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। चेंज इन गैस और चेंज इन टेम्परेचर। जैसे चेंज इन टेम्परेचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे मैंने अभी आपको मिल्क का एग्जांपल दिया कि मिल्क आपका टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया या वो ख़राब हो गया, बेकार हो गया। इसी तरीके से गर्मियों के सीज़न में, स्पेशली मई और जून के महीने में, आप देख सकते हैं कोई भी सामान आप खुला छोड़ दीजिए, धूप में रख दीजिए कुछ घंटों के लिए या कुछ देर के लिए, तो वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर से जो उसे हीट मिल रही है उससे वो रिएक्शन कर जाता है और उसमें फालतू की चीज़ें उसमें कलेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है या वो खाने पीने की चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे आपके साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, आपके जो सिलेबस में हैं वो केवल 6 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। उनके नाम हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस के बारे में हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो पर, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो समय पर और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, बात करेंगे हम आपके साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड करना, यानी किसी भी एक या एक से ज़्यादा चीज़ को हम यहाँ पे कंबाइंड कर रहे हैं, उस प्रकार से जो रिएक्शन करी जा रही है उसका नाम रख दिया गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन इसी तरीके से बनती है, इट इज ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंड होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर H2O को जब हमने कंबाइंड किया तो नया सब्सटेंस जो बना वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और वाटर दो सब्सटेंस होगा जो कंबाइंड होकर के मिल करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, अब हम आपको समझाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में, और जो उस एग्जाम्पल के रूप में हमने जो आपको रिएक्शन दी है उसके पैटर्न के बारे में भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में लर्न करने के लिए आसानी होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है जो आपको अन्य किसी बुक या एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, जो है सिंथेसिस रिएक्शन। पैटर्न अभी एग्जांपल हमने समझा, तो एक बार वो दूसरे रिएक्शन के साथ इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। H2 यानी कि हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, कंबाइंड होकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं H2O, वाटर। तो यहाँ पे आपका इस केमिकल रिएक्शन का जो पैटर्न है जिसको आप लर्न कर सकते हैं एग्जाम के लिए, वो क्या है? ये आपका एक सब्सटेंस हो गया यानी कि सब्सटेंस ए, ये दूसरा सब्सटेंस हो गया सब्सटेंस बी, मिल करके दोनों सब्सटेंस मिला करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी दोनों मिक्स्ड हैं, दोनों कंबाइंड कर दिए गए हैं। तो इस पैटर्न को हम केमिकल रिएक्शन का पैटर्न कहते हैं या सिंथेसिस रिएक्शन का पैटर्न कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए, अब बात आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, यानी कि ब्रेक हो जाना। यानी कि नाम से ही पता लग गया कि एक वो रिएक्शन जिसमें किसी भी एक सब्सटेंस को दो या तीन टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इन टू और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस को दो या दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंसेस में या छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का हमने डिकम्पोज कर दिया यहाँ पे, यानी कि सिल्वर क्लोराइड टूट गया है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। सिल्वर सब्सटेंस और क्लोरीन गैस आपकी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये सिल्वर क्लोराइड को हमने डिकम्पोज कर दिया सिल्वर एंड क्लोरीन में। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो AgCl है। सिल्वर का Ag होता है और क्लोरीन का Cl2, क्लोरीन गैस का। तो इसी तरीके से ये आपकी जो रिएक्शन हुई वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई।
अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेस होना यानी कि अपनी जगह से खिसक जाना, यानी कि एक वो रिएक्शन जो अपनी जगह से अपनी पोजीशन से खिसक चुके, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें कुछ सब्सटेंसेस या एक सब्सटेंस अपने पोजीशन से प्रीवियस पोजीशन से डिस्प्लेस होकर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ बैठ गया, उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इट इज ए रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट और ए सब्सटेंस इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वो रिएक्शन जिसमें कोई भी एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया दूसरे एलिमेंट के साथ, उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर में कॉपर सल्फेट जो आपका सब्सटेंस है उसमें दो एलिमेंट हैं, कॉपर और सल्फेट। इसमें सल्फेट जो है डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक के साथ आके बैठ जाएगा, तो अब आपका जो नया सब्सटेंस बना वो बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर आपका अलग हो गया। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस्ड जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फेट जो है कॉपर से डिस्प्लेस्ड होके जिंक के साथ मिक्स हो गया, मिक्स के साथ जिंक के साथ बैठ गया। तो इस वजह से इसको रिएक्शन का जो नाम दिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जरूर याद करें, एग्जाम्पल के साथ याद करें। आपको जो यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटी दिखाने की कोशिश की है जिसमें आपको बताया गया है कि जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनता है। तो जिंक सल्फेट जब बनता है यहाँ पे तो उसका कलर क्या हो जाता है, या आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक रीजनिंग के तौर पर आता है 1 या 2 मार्क्स में, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जब आयरन नेल को लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। किसका कलर चेंज हो जाता है? कील का कलर चेंज हो जाता है, लोहे की कील का। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यही है कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट चलिए, इस वजह से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल तो स्टूडेंट अब बताएंगे हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पैटर्न के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रिएक्शन में केवल और केवल एक ही सब्सटेंस को रिप्लेस करा जाता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी रखा गया है। यानी कि इसका पैटर्न देखिए, एक सब्सटेंस है और जो दूसरा सब्सटेंस है रिएक्टेंट में वो दो सब्सटेंस को कंबाइंड करके बनाया गया है। यानी कि सब्सटेंस ए हो गया आपका जिंक और सब्सटेंस 2 है जो ऑलरेडी दो सब्सटेंसेस से कंबाइंड है, यानी कि सेकंड और थर्ड सब्सटेंस में कंबाइंड है। रिएक्टेंट में वो हमारा एक सिंगल सब्सटेंस की तरह वर्क कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब उस पर सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रूल अप्लाई करा गया तो उसमें क्या करा, जो जिंक था वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो गया, यानी कि जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन सेपरेट हो गया। तो ये जो पैटर्न है ये आपका सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए, जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताया है, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें एक सब एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ बैठ जा रहा है, अपनी प्रीवियस पोजीशन से निकल करके दूसरे सब्सटेंस के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ बैठ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपके साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी कि इसमें दो एलिमेंट आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। देखते हैं क्या कहता है ये। It is a reaction in which there is an exchange of ions between the reactant and product is called double displacement reaction। एक वो रिएक्शन जिसमें
आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी कि एलिमेंट्स का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में, उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिल करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgNO3, सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। दोनों को जब रिएक्शन करवाया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाई तो सिल्वर क्लोराइड बना AgCl और सोडियम नाइट्रेट बना NaNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट निकल गया और सोडियम के साथ लग गया, जिससे नया सब्सटेंस बना सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन निकल गया और सिल्वर के साथ लग गया, जिससे नया सब्सटेंस बना सिल्वर क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें क्लोरीन और नाइट्रेट दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। रिएक्टेंट में ये किसी और के साथ थे, प्रोडक्ट में किसी और के साथ बैठ गए। तो इस वजह से दो एलिमेंट्स का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोजीशन चेंज करी जा रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुँचते समय। तो इस वजह से इस रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है आपकी डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पैटर्न की। इसमें एक दूसरे के साथ सब्सटेंसेस जो हैं कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे पैटर्न को समझते हैं जरा। एक सब्सटेंस है जिसमें ऑलरेडी दो सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है AB, सोडियम क्लोराइड। दूसरा सब्सटेंस है जिसमें सेपरेट दो नए सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जब वो रिएक्शन करेंगे या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रूल वहां पर अप्लाई होगा, तो जो सब्सटेंस A था फर्स्ट रिएक्टेंट में, वो सेकंड रिएक्टेंट के फर्स्ट सब्सटेंस के साथ वो क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। यानी कि A जो है D के साथ कंबाइंड हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। वो जो बाकी के दो सब्सटेंस बन गए हैं, एक सब्सटेंस फ्रॉम फर्स्ट रिएक्टेंट एंड सेकंड सब्सटेंस फ्रॉम द सेकंड रिएक्टेंट आल्सो कंबाइंड टू ईच अदर नोन एज AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इस यहाँ पे जो आपने देखा, पैटर्न को समझा, इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में एक अल्टरनेटिव वे में एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। तो इसलिए इसको हम पार्टनर स्वैप के नाम से भी याद रख सकते हैं। अब बात आती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन से मतलब है, यानी कि एक वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन करी जा रही हो, किसी भी एलिमेंट के द्वारा, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करी जा रही हो नया सब्सटेंस को बनाने के लिए, तो वो रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इट इज ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक वो रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के दौरान, यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स का भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए, कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं अपने चारों तरफ से, सराउंडिंग से एयर से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। तो वो जो रिएक्शन हो रही है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पार्ट है। अब आती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में जैसे कि यानी कि नाम से ही पता लग रहा है, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, रिड्यूस का मतलब कम होना, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस होना। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं। इट इज ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक वो रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस रिएक्शन करते समय ऑक्सीजन को लॉस कर दे, ऑक्सीजन को खो दे, उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया गया तो कॉपर अलग हो गया और
हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर बना दिया। तो यहाँ इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा तो कॉपर बन गया, यानी कि पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड का प्रोडक्ट में क्या बन गया, कॉपर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो ये तो हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने क्या करा, रिएक्शन करने के समय ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया, ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया, तो क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ये इस वजह से यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी दिया गया है, रिडॉक्स रिएक्शन, REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में कई बार रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से ही पूछा जाता है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में जरूर आता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। या कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर द अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। वाई, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रही होती है और रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट कहलाती हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस अभी तक आपको पढ़ाई गई हैं उन सभी के पैटर्न्स को लेकर के यहाँ पे एक प्रॉपर ओवरऑल चार्ट बनाया गया है और आपको बताया गया, जिससे कि आपको एग्जाम में लर्न करने के लिए या क्विक रिवीजन करने के लिए फायदा हो सके। जैसे सिंथेसिस रिएक्शन क्या करती है, कॉम्बाइन करती है, जिस कॉम्बाइन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताइए, उसका ये पैटर्न है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करती है, सब किसी भी सब्सटेंस को एक दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, तोड़ देती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पैटर्न है, क्या करता है, एक सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है। डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पैटर्न है, ये स्वैप करता है, यानी कि रिएक्टेंट में जो दो सब्सटेंसेस हैं, दो रिएक्टेंट जो आपको दिए गए, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट भी, उनके सब्सटेंसेस को आपस में स्वैप कर देता है। कंबशन रिएक्शन, ये आपके एग्जाम के सिलेबस में बेसिकली एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, पर मैंने आपको इसका पैटर्न बता दिया है कि एग्जाम में कई बार आ जाता है। यहाँ पे आपका C आएगा, C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। तो ये क्या करता है, बर्निंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका जो चार्ट है ये आपका एग्जाम में रिवीजन करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट, ये जरूर आप लर्न करें। स्टूडेंट्स, एक रिवीजन के तौर पर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ये चेक करने के लिए कि आपने क्लास को सही से अटेंड किया है कि नहीं किया है, या वीडियो को सही से अटेंड किया है कि नहीं किया है। कि एक रिएक्शन लिख के दी गई है, Na सोडियम प्लस क्लोराइड क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो बताइए ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, वो भी एक ही सब्सटेंस बना रहे हैं। दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, और जो कंबाइंड होकर नया सब्सटेंस बना रहे हैं उसमें दोनों रिएक्टेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइंड है, मिक्स करे गए हैं। तो इसलिए सिंथेसिस रिएक्शन, या जो उसका दूसरा नाम मैंने बताया था जनरल नेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, अभी तक जो हमने आपको रिएक्शंस पढ़ाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी, पर कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हमें इस चैप्टर में कवर करनी है, जो आपकी 4 प्रकार की हैं। उनके नाम हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इन चारों रिएक्शन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज ए रिएक्शन इन विच
insoluble substance in water is formed. This insoluble substance called precipitate and this reaction is called as precipitation reaction. एक वो रिएक्शन जिसमें insoluble substance, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरह घुल नहीं पा रहे हैं, insoluble हैं, in water is formed. पानी में कोई भी आप सब्सटेंस डालते हैं और कहीं कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरह डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, उनके कुछ अवशेष पानी में रह जाते हैं, तो उनको इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो जब पानी में कुछ अवशेष पदार्थ रह जाते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जिनको हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंस यहाँ बोल रहे हैं, जब वो पानी में बनते हैं तो उन इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जब कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जरा इसका। सोडियम सल्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की हमने रिएक्शन करवाई तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें बेरियम जो है, बेरियम के जो है आपके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बेरियम जो है वाइट कलर का होता है और उसके पानी में जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम के प्रेसिपिटेट बनेंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक रिएक्शन का एग्जांपल और लिया है मैंने यहाँ पे। इस रिएक्शन में व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्मेड ऑफ बेरियम, बेरियम के बनेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। दूसरा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट PbNO3। लेड नाइट्रेट PbNO3, Pb का मतलब लेड है, NO3 का मतलब नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब Ki पोटेशियम आयोडाइड, के का मतलब पोटेशियम, आई का मतलब आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा KNO3 और लेड आयोडाइड PbI2 बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा, जिसमें आपके लेड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म में पाया जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में। आप इसको एक्टिविटी में यहाँ पे देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट येलो कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिल रहा है, तो इस वजह से येलो कलर के जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं लेड आयोडाइड के, इस वजह से इस रिएक्शन को यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम दिया गया है। अब आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic reaction, it is a reaction in which heat is released with the formation of product is called exothermic reaction। एक वो रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है सराउंडिंग में, जब कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है हीट रिलीज होती है काफ़ी लार्ज अमाउंट में, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि मीथेन को जब एटमॉस्फेयर में के साथ रिएक्शन करवाते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर। तो वाटर तो आपका सब्सटेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक तरीके से हीट है जो गैस की फॉर्म में रिलीज होते हैं, बहुत तेज़ी से रिलीज होते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन देयर सराउंडिंग, ड्यू टू विच द नेम इज गिवन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम दिया गया है। Endothermic reaction, it is a reaction in which heat energy is absorbed by the substance is called endothermic reaction। एक वो रिएक्शन जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट को बनाने के लिए हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, अपने अंदर समाया जाता है किसी भी नया प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड Ag+Br2, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। उसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की,
जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। तो अब इसमें एक वर्ड और जुड़ गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल वर्ड और जुड़ गया। थर्मल का मतलब यहाँ पे हीट से है, यानी कि एक वो रिएक्शन जिसमें किसी भी एक सब्सटेंस को हीट के द्वारा डिकम्पोज करा जाए, तोड़ा जाए दो तीन टुकड़ों में, दो तीन सब्सटेंस में, उसमें उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा जब हमने, तो ये दो टुकड़ों में टूट गया, दो सब्सटेंसेस में टूट गया, डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का पहले मैं थोड़ा जनरल बात कर लेते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन हम किसको कहते हैं? जब किसी भी लोहे की बॉडी पर, लोहे के सामान पर, लोहे के ऑब्जेक्ट पर जंग लग जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जो कार है, गाड़ी जो है यहाँ पे शो करी गई है, इस पे इसकी बॉडी पर जंग लग चुका है, जो कि रेडिश या ब्राउन शेड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम जंग लगने को तो हम रस्टिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कोरोजन क्या नाम है उसको जरा पढ़ते हैं। When a metal is attacked by the substance around it, such as moisture, acid, etc., is said to be corrode, and this process is called corrosion. जब कोई भी किसी भी एक मेटल को उसके चारों तरफ, उसके एटमॉस्फेयर में जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उन सब्सटेंसेस के द्वारा उस बॉडी से, उस ऑब्जेक्ट के से रिएक्शन करते हैं, तो जैसे मॉइस्चर, एसिड, रेन, सनलाइट, एयर, इन सभी के द्वारा, तो धीरे धीरे वो जो मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। मेटल जो है बेकार होने लग जाती है, मेटल गलने लग जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और इस प्रक्रिया को जब लंबे समय तक चलता रहता है, जब प्रक्रिया जब लंबे समय तक चलती रहती है, तो इसको कहा जाता है कोरोजन। एग्जाम्पल, कार बॉडी और ब्रिजेस। गाड़ियाँ जो हैं, पुरानी गाड़ियाँ जो हैं, लंबे समय तक ऐसी खड़ी रहती हैं, कोई सर्विस आप नहीं करवाएंगे, यूज नहीं करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो उन पर जंग लग जाता है। ब्रिजेस हैं, जो पुल बनते हैं आपके, उनमें लोहा लगाया जाता है काफ़ी मात्रा में, तो अगर आप उनको मेंटेन नहीं करेंगे तो एक लंबे समय बाद उन पर भी जंग लग जाएगा और वो धीरे धीरे जर्जर हो जाएंगे, जिससे कि वो कभी भी गल सकते हैं और टूट सकते हैं। तो चलिए आगे चल। अब आता है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? आपने कुछ बेकरी आइटम्स देखे होंगे जो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर ख़राब हो जाते हैं, बिना फ्रिज के रखने पर या कूल प्लेस पर ना रखें, या ज़्यादा दिन तक हम उन्हें ऐसे के छोड़ दें बनने के बाद, तो ख़राब हो जाते हैं। या चिप्स के पैकेट हैं, आप खुला छोड़ दीजिए, मानसून सीजन में, बरसात के मौसम में, बारिश के दोनों में। बिस्कुट का पैकेट्स हैं तो वो सील जाते हैं, उनमें करारापन, क्रिस्पीपन नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ों को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो देखते हैं क्या है। When fat and oils are oxidized, they become rancid, and their smell as well as their taste become changed. This process is called rancidity. जितने भी आपके तले भुने पदार्थ होते हैं या बेकरी आइटम्स होते हैं, उन्हें ऑयल्स का यूज किया जाता है, और जब उन्हें हम काफ़ी लंबे समय तक खुले में रख देते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, ये आप सभी जानते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे एक तरीके से हो जाता है, यानी कि वो सब्सटेंस जो हैं, तले भुने पदार्थ जो हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि सड़ जाते हैं। शुद्ध भाषा में हिंदी में कहें तो रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि सड़ना। एंड जैसे वो कोई भी सब खाने पीने का सामान जो सड़ जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट बदल जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसी वजह से जो आपके नमकीन हैं, और चिप्स हैं, या कुरकुरे के जो पैकेट्स हैं, इनमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है जब उनकी पैकिंग करी जाती है इंडस्ट्रीज में, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो। ए फ्लश बैग ऑफ चिप्स
with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized। वो और इस यहाँ पे उसमें नाइट्रोजन गैस इस वजह से भरी जाती है कि जिससे कि वो लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहे, उनका टेस्ट बना रहे, वो सड़े नहीं, उनका इसमें से स्मेल ना आए, उनका टेस्ट चेंज ना हो, सब कुछ, और कलर चेंज ना हो। तो इस वजह से वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और आप उस पैकेट को फाड़ते हैं, खोलते हैं खाने के लिए और पैकेट को लंबे समय तक ऐसे छोड़ देते हैं बिना चिप्स खाए, खुला छोड़ देते हैं, तो चिप्स आप देखेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उनका कलर भी चेंज हो सकता है, उनका टेस्ट भी चेंज हो सकता है और उनमें स्मेल भी आ सकती है। तो इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर सबसे पहले मिल सके। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप इसी तरीके से हमारी वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू। हैव